गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी के रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो इस नमक नामक पाठ का अध्ययन करने से पहले आइए हम इसके लेखिका रजिया सज्जाद जहीर जो हैं उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 ईस्वी को अजमेर ज़िले में हुआ था। रजिया सज्जाद मूलतः उर्दू की कथाकार हैं। उर्दू में इनकी एक रचना है जिसे हम उर्दू कहानी संग्रह भी कहते हैं, जर्द गुलाब नामक एक उर्दू कहानी संग्रह इन्होंने लिखा है। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ था। इन्हें इनकी रचनाओं पर सोवियत नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सज्जाद जहीर जी की रचनाओं में सामाजिक सद्भाव व धार्मिक सहिष्णुता को उभारने का प्रयास किया गया है। तो ये था रजिया सज्जाद जी का जन्म, उनके जीवन परिचय और उनकी मृत्यु के बारे में हल्का सा परिचय। अब आइए हम देखते हैं उनके द्वारा रचित या लिखित ये जो नमक कहानी है इसको देखते हैं। देखिए, उन सिख बीवी को देखकर सफ़िया हैरान रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म का मतलब शरीर, यानी भारी भरकम माने मोटा ताज़ा शरीर, छोटी छोटी चमकदार आँखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती थी। कहने का मतलब है कि रजिया से एक सिख बीवी की मुलाकात हुई जिनका शरीर काफ़ी बड़ा था, अर्थात जो मोटी शरीर की थी, और उनके आँखें जो थी वो चमकती रहती थी, हमेशा उनकी आँखों में चमक थी। उनके हृदय में रहमदिली थी, दूसरों के प्रति रहम था। चेहरे जैसे कोई खुली हुई किताब हो और वो किसी बात को छुपाती नहीं थी, अर्थात उनका चेहरा जो था वो देखने में ही खुली किताब जैसा लगता था, अर्थात वो किसी से कोई बात छिपाती नहीं थी। और उन्होंने एक बारीक मखमल का दुपट्टा भी ओढ़ रखा था, जैसे कि उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। उसकी अम्मा का मतलब है यहाँ साफिया की मम्मा, ठीक है ना। सफ़िया की माँ जैसे मुहर्रम के दिन एक दुपट्टा ओढ़ती थी मलमल का सफ़ेद रंग का, उसी तरह से उन सिख बीवी ने भी ओढ़ रखा था। जब सफ़िया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा, मोहब्बत से देखने का मतलब है प्रेम से, जब सफ़िया ने कई बार उन सिख बीवी की तरफ बड़े प्रेम से देखा तो सिख बीवी ने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। उन्होंने बताया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा था। लाहौर का नाम सुनकर वो उठकर सफ़िया के पास आ बैठी। चूँकि भारत में रहती थी सफ़िया और सिख बीवी भी भारत में रहती थी, ये लाहौर अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रही है सफ़िया, तो सिख बीवी के भी जो उनका मूल निवास था वो भी पाकिस्तान ही था। तो ये भारत से जब सुनी कि सफ़िया पाकिस्तान जा रही है, लाहौर जा रही है, तो उसके पास आ बैठी और उसे बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने सुंदर होते हैं, उम्दा खाने, उम्दा का मतलब अच्छे स्वाद के खाने, सुंदर कपड़े के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे उनके प्रिय होते हैं, जिंदा दिली की तस्वीर है। कीर्तन होता रहा, वह आहिस्ता आहिस्ता बातें, आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे आपस में बात करती रही। सफ़िया ने तो एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तो सिख बीवी कहती, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे, हिंदुस्तान बना था। जबकि सच्चाई है कि हिंदुस्तान पहले था, हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बना था, लेकिन यहाँ सिख बीवी कह रहे हैं कि जब हिंदुस्तान बना था तभी हमें आए थे। तो इनके कहने का मतलब है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तभी वो हिंदुस्तान में रह रही हैं। वैसे तो अब यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दूधिया आंचल में समा गए।
पलकों से सितारे टूटकर समाने का मतलब है कि उनकी आंखों से कुछ आंसू गिरे और जो उन्होंने मलमल का सफ़ेद दुपट्टा ओढ़ रखा था उसमें सिमट कर रह गए। बात आगे चल पड़ती मगर घूम फिर कर फिर उसी जगह आ जाती, साडा लाहौर, यानी लाहौर के बारे में। ये इधर उधर की दोनों सजिया और सिख भी इधर उधर की बातें तो करते, लेकिन अंततः फिर घूमकर उसी लाहौर के ही सुंदरता और वहाँ के रहमदिली लोगों के रहमदिली के बारे में ही बातें करने लगते थे। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। जब वह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी। रुखसत का मतलब विदा होने लगी, अलग होने लगी। तब सफिया ने धीमे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो सफिया ने कहा कि मैं लाहौर जा रही हूँ, अगर आप लाहौर से कोई वस्तु एक सौगात के रूप में मंगाना चाहती हैं वहाँ से तो मुझे बताएं, मुझे आदेश दें। वह दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक ला। तो सिख बीबी ने सजिया से कहा कि अगर तुम ला सकती हो तो वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा लाहौर का नमक, जिसे लाहौरी नमक कह रही हैं, कि लाहौर का नमक लेती आना। 15 दिन यूँ गुजर गए कि किसी को पता ही न चला। जिम खाना की सामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियाँ, उनका बस न चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दें। अब ये उस समय का वर्णन है कि जब सजिया जो है वह लाहौर अर्थात पाकिस्तान पहुंच चुकी है, तो किस तरह से उसके पुराने दोस्तों ने, उसके भाइयों ने उसकी खिदमत की थी, उसका वर्णन है कि वो 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अजीज़ों की यह हालत कि कोई कुछ ले आ रहा है, कोई कुछ। अजीज़ का मतलब उसके जो सगे संबंधी थे वो उसके लिए उपहार के रूप में कुछ न कुछ लिए हुए चले आ रहे थे। कहाँ रखे, कैसे पैक करें, क्यों कर ले जाएं। अरे अब सफिया के सामने चूँकि इतने उपहार उसको वहाँ दोस्तों के द्वारा, उसके भाइयों भाभियों के द्वारा मिल चुके थे कि उसके पास ये समस्या खड़ी हो गई कि उन उपहारों को कैसे पैक करें और वो भारत लेकर कैसे आए। वो उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी बादामी कागज़ की एक पुड़िया कि जिसमें कोई सेर भर लाहौरी नमक था। और सिख बीबी ने सजिया से जो कहा था कि लाहौरी नमक लेते आना, वह उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था कि एक कागज़ की, बादामी रंग की कागज़ की पुड़िया में जो लाहौरी नमक भरा था वह उसको कैसे ले जाए। सफिया का भाई एक बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि वह ठीक राय दे सकेगा क्योंकि सफिया का जो भाई था वो पुलिस अधिकारी था, इसलिए उसने सोचा कि अगर अपने भाई से पूछूंगी तो शायद वह हमें कोई मार्गदर्शन दे सके। इसलिए वह उससे जब धीरे से पूछी, क्यों भैया नमक ले जा सकते हैं, तो वह हैरान होकर बोला, नमक तो नहीं ले जा सकते, गैर कानूनी है। और नमक का आप क्या करेंगी। और उसने कहा कि नमक ले जाना तो गैर कानूनी है, इसलिए आप नमक नहीं ले जा सकती। भला आप नमक ले जा करके वहाँ क्यों ले जा रही हैं, क्योंकि बंटवारे के समय में तो आपके हिस्से में बहुत सारा नमक आया था। आपके हिस्से का मतलब भारत के हिस्से में। अपने भाई की यह बात सुन करके सजिया जो है वह झुझला गई, उससे गुस्सा आ गया। फिर वो बोलती है, कहती मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो लाहौर का नमक चाहिए। और मेरी माँ ने यही लाहौरी नमक मंगवाया। यानी सिख बीबी उसको माँ के समान दिख रही थी। उसने उसकी तुलना की, जैसे मेरी माँ मुहर्रम में दुपट्टा ओढ़ती थी वैसे ये भी ओढ़ी है। तो इसीलिए उसने कहा कि इस लाहौरी नमक को मेरी माँ ने मंगवाया है और मैं इसको लेकर जाऊंगी। भाई की समझ में कुछ नहीं आया, माँ का क्यों जिक्र था। वह तो बंटवारे से पहले ही मर चुकी थी और उसका भाई जानता था कि माँ मर चुकी है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तभी, तो फिर माँ की बात आज कैसे आ गई। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी का मतलब यहाँ बहन को कहते हैं, आपको कस्टम से गुजरना है और एक भी चीज़ ऐसी वैसी निकल आई तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले। कानून जो है
तो उसका भाई बताता, चूँकि पुलिस अधिकारी था ही, उसने कहा कि कोई भी भारत से अगर पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से भारत आता है, तो उसे कस्टम विभाग से गुजरना पड़ता है, उसके पूरे सामानों की चेकिंग होती है, और अगर कोई गैरकानूनी सामान पकड़ा जाता है तो कस्टम वाले उसके हर सामान की चिंदी चिंदी यानी बिखेर देते हैं और उसकी अच्छी से चेकिंग करते हैं। अपने भाई की यह बात सुनकर सजिया बिगड़ गई। उसने कहा, निकल आने का क्या मतलब? क्या मैं चोरी करके ले जा रही हूँ? छिपा के ले जाऊँगी? मैं तो दिखा के और जता के ले जाऊँगी। उसने कहा कि निकल आने का क्या मतलब? क्यों निकल आएगा? मैं उसको चोरी करके नहीं ले जाऊँगी, सबसे बता करके उसको ले जाऊँगी। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगी, कानून के खिलाफ होगी। उसके भाई ने ऐसा उसे समझाया। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मरव्वत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? तो उसने कहा कि क्या इंसानियत, मरव्वत और मोहब्बत या आदमियत, मानवता जिसे हम कहते हैं, का कोई कानून नहीं होता? ये सारी बातें नहीं होती, सारी चीज़ें कानून से ही चलती हैं। आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, कोई मशीन तो वह नहीं है। हाँ, वो मशीन तो नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते हैं। उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। चूँकि कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अपनी ड्यूटी के पक्के होते हैं, इसलिए वो अपनी ड्यूटी करते हैं। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वह ड्यूटी ना करें? ये सजिया ने अपने भाई को कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो अपनी ड्यूटी करें, लेकिन मैं तो एक तोहफा ले जा रही हूँ, ये चंद पैसों का है, और अगर ये चाहें कस्टम वाले तो इसको शौक़ से देख सकते हैं। कोई सोना चांदी नहीं ले जा रही हूँ, ना कोई स्मगलिंग की चीज़ ले जा रही हूँ, या कोई ब्लैक मार्केट का माल भी मैं नहीं ले जा रही हूँ। अब आपसे कौन बहस करे? उसके भाई ने कहा, आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो ज़रूर ही घूमा होता है। अदीब का मतलब है महिला से तात्पर्य है। आप महिला हैं इसलिए, और कुछ महिलाओं का दिमाग तो कुछ ना कुछ फिरा होता ही, घूमा होता ही, अर्थात वो सही बातें नहीं समझ सकते। उसके कहने का मतलब यही है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आप ले नहीं जा पाएंगी, और बादामी और बदनामी मुफ्त में हम सबको भी होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? तो उसके भाई ने कहा कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, लेकिन ये नमक की पुड़िया नहीं ले जा पाएंगी, क्योंकि अभी आप कस्टम वालों को नहीं जानती हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप वहाँ पकड़ी जाएंगी तो हम लोगों को भी बदनामी सुननी ही होगी। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा ज़रूर जानते हैं। तो उसने कहा कि कस्टम वालों को हम जाने या ना जाने, लेकिन हम इंसानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। और रही दिमाग की बात, सो अगर सभी लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह घुमा हुआ होता तो यह दुनिया कुछ बेहतर ही जगह हो जाती भैया। तो उसने अपने भाई को जवाब दिया कि हम अदीबों की जहाँ तक बात है, यानी हम महिलाओं की बात है कि जो आपने कहा कि इनका दिमाग घुमा होता है, अगर ऐसी ही बात सबके साथ होती, सबका दिमाग घुमा होता, तो दुनिया कुछ और बेहतर ही जगह होती, अर्थात आज भारत और पाकिस्तान का संभवतः बंटवारा ना हुआ होता। उस सजिया के कहने का यही तात्पर्य है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले भाग को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।